अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार फिर वीक के आखिरी दिन भी नजर आए, यानी कि इट इज़ लास्ट ट्रेडिंग सेशन। आज के दिन हमने देखा मार्केट की पोजीशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव नोट पे इसलिए भी दिखाई दी कि हमने इन्वेस्टर्स को बाइंग करते हुए देखा, और वो न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट या फिर हम कहेंगे कि ओवरऑल पॉलिटिकल नॉइस को जो मार्केट इम्पैक्ट देते हुए नजर आ रही थी, वो हमने देखा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका जवाब इन्वेस्टर्स की जानिब से दिया गया, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट सेगमेंट। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। मार्केट परफॉर्मेंस में सबसे पहले मार्केट ओपन हुई 40,353.62 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 40,830.22, लोअर वाज 40,307.64 एंड फाइनली क्लोजर 40,830.22 का, यानी वेल अबव 40,500 साइकोलॉजिकल बैरियर, और गेन्स रहे 476.60 के इजाफे के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 358.36 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 118.37 का। वैल्यू रही 11.91 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, हेस्कॉल, यूनिटी एंड टीआरजी अगेन हम देख रहे हैं लाइम लाइट में वॉल्यूम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। हेस्कॉल सबसे पहले 0.92 के डिक्लाइन के साथ 16.66 पे क्लोजर, 53.93 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। यूनिटी फूड सेकंड स्कॉट पे 0.57 का इजाफा, 17.16 पे क्लोजर, 34.98 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली टीआरजी पार्क 2.62 का इजाफा देखा गया, 49.01 पे क्लोजर रहा, 21.43 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आ रही है, वही एक एनर्जी, एक पोटेंशियल नजर आ रहा है मार्केट के अंदर जो काफी अरसे से मिसिंग था। 2 वीक्स के बाद एक कंसोलिडेशन प्रोसेस और वॉलेटाइल मार्केट के बाद एक पॉजिटिव मार्केट देखी है। लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट सेगमेंट। टॉपिक ऑफ द डे में आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन पैकेज। वो पैकेज जिसके आने से मार्केट के सेंटिमेंट भी अप हो गए, वो पैकेज जिसके आने से पॉजिटिव डायरेक्शन इकोनॉमी के लिए भी थ्रू आउट पॉजिटिव साबित हुई। आज रिपोर्ट देखें, उसके बाद इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान में हालिया बरसों में अगर किसी ऐसे कारोबार की बात की जाए कि जिसने रिवायत से हटकर जिद्दत इख्तियार की हो और कामयाबी समेटी हो, तो उनमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कारोबार सरे फहरिस्त नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर ने इस इंडस्ट्री को जिला बख्शने में खूब किरदार अदा किया है। किसी भी मुल्क की मईशत में कंस्ट्रक्शन का शोबा बुनियादी अहमियत का हामिल समझा जाता है, क्योंकि ये वो शोबा है जो मुल्क को तरक्की की राह पर चलाने वाले अवामिल यानी कि बुनियादी ढांचे की तामीर और तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए जुज़्व लाजिम की हैसियत रखता है। इस सेक्टर के साथ साथ 50 से ज्यादा दीगर शोबाजात भी मुंसलिक होते हैं, इसीलिए इसको किसी भी मुल्क की तरक्की की रफ्तार नापने का पैमाना भी कहा जाता है। यही वजह है कि हालिया अरसे में इस शोबे ने मुल्क के तूलो अर्ज में अपनी अहमियत का लोहा मनवाया है। मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस अंदाज में एतमाद की फजा बना रही है, इस सूरत हाल में ये कहना बेजा ना होगा कि वतन अजीज में इसका न सिर्फ रोशन मुस्तकबिल है, बल्कि इस शोबे की तरक्की से मुल्क की मईशत पर भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसा शोबा है जहां बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान में बआसानी सरमायाकारी कर सकते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां वो अपना सरमाया महफूज समझते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने चंद माह कबल ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस तैयार करके बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को टैक्स और मराद देने का फैसला किया था। साथ ही वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने तामीराती शोबे को सनत का दर्जा देने का ऐलान भी किया था। ये स्पेसिफिक रिपोर्ट आपने देखी। काफ़ी ओवरऑल हम बात करें कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर तो काफ़ी हद तक ये कहना कबल अज़ वक्त नहीं होगा कि पॉजिटिव जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इम्पैक्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए थे डे 1 से ही, इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के इम्प्लीमेंट होने के बाद। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली रतादिया साहब। वेलकम टू द शो सर। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं एसआराबाद के। कैसे हैं सर? सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पैकेज के बाद जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आया है कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे आज यहाँ मदऊ किया। देखिए पैकेज जो आया है वो तो 72 साल की
हिस्ट्री में पाकिस्तान में कभी ऐसा पैकेज आया नहीं है, और ये पैकेज आया है, बहुत अच्छा पैकेज है। अगर इंडस्ट्री में अगर इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट अलाइन होकर काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इस और मज़ीद जो है इसके अंदर से मरात और ले सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ये जो पैकेज फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, मेरे ख्याल से शायद कोविड के अंदर वो अनाउंस हुआ था। मार्केट के असरात जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ अनासिर हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हम इस पर हमको शायद जो दिसंबर तक का टाइम है उसको शायद आगे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो तो सारी चीज़ें जब टैकल हो जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल ऐसा होता है जब कोई भी स्कीम या कोई भी एमनेस्टी दी जाती है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि उसका रिएक्शन क्या आया, और फिर उसके बाद उसको आगे जो है वो अगर एक्सटेंशन देनी होती है तो वो भी दे दी जाती है, और अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन पैकेज के आने के बाद, और ख़ासकर कोविड के अंदर नीड ऑफ द आवर भी थी, कितना इम्पॉर्टेंट था ये पैकेज टाइमली आना, और कितना इम्पॉर्टेंट इसके रिजल्ट्स या इसके नताइज जो आना शुरू हो गए पॉजिटिव डायरेक्शन में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत लेट आया है पैकेज। ये मैं समझता हूँ कि आज से 20 साल पहले आ जाना चाहिए था। चलें सर, देर है दुरुस्त आया, आ तो गए ना। कोविड के अंदर आया पैकेज, लेकिन उसका जो उसका जो इंसेंटिव हमको मिलना चाहिए, जो एज ए बिल्डर मुझे मिलना चाहिए या हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं मिलेगा, जब तक सिंध गवर्नमेंट उसके अंदर अपना कलीदी किरदार अदा नहीं करेगी। सिंध गवर्नमेंट को अप्रूवल्स टाइमली देनी पड़ेंगी, एक महीने के अंदर अप्रूवल्स देनी पड़ेंगी। आज हम अक्टूबर में आ गए हैं, आज तक हमारी अप्रूवल्स नहीं हो रही हैं, हमारा काम इस वक्त रुका हुआ है। हम जो है वो कन्वर्टेड लैंड का हमारा काम रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके अंदर, बिल्कुल मैं समझता हूँ उसमें, लेकिन दूसरी जो बाय बर्थ कमर्शियल हैं या एफएल्स हैं या दूसरी स्कीम्स हैं, सबके अप्रूवल्स रुके हुए हैं। अगर वो अप्रूवल्स टाइमली होंगे तो हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं ना। आप भी उठा सकते हैं, मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन जब तक अगर टाइमली नहीं होगा तो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। What kind of approvals? आप लोगों की कोई मीटिंग तो होती होगी? हम लोग की मीटिंग देखिए, हम लोगों की डेली बेसिस पे मीटिंगें हो रही हैं। कुछ जगहों पे जुडिशरी के जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से एसबीसीए बाउंड हो गई है, वो नहीं कर पा रही है अप्रूवल्स। कुछ जगहों के ऊपर जो है वो एसबीसीए के अंदर कुछ शायद प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि वन विंडो सोल्यूशन जो कर रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिंक नहीं हो पा रहे हैं। जो इन तमाम चीज़ों को एक पेज पे आने की ज़रूरत है और इनको टाइमली सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। एक कोविड के अंदर आ तो गया पैकेज वन विंडो, अगर वन विंडो सोल्यूशन फौरन काम शुरू कर देगा, एसबीसीए ने बना लिया अपना एक वन विंडो, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट उनसे लिंक नहीं हो रहे हैं आज तक, तो जब तक दूसरे डिपार्टमेंट लिंक नहीं होंगे तो एसबीसीए अप्रूवल्स नहीं दे सकता है हमको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे डिपार्टमेंट को भी टाइमली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, और हम सबको मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिव वे के अंदर और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 18, 19, 20 घंटे काम करके हम ये इंसेंटिव इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा सकते। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और काम करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। सर ये भी बताइए कि जो हम कहेंगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं न्यू या सोसाइटीज़ बन रही हैं, उनमें भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। अगर आबाद के प्लेटफॉर्म से बात करें, साउथ रीजन की ही आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपसे उन्हीं के बारे में पूछूंगी। तो जो प्रोजेक्ट्स आते हैं और जो अलॉटीज़ हैं उनके मसाइल होते हैं, तो वो आप टाइमली हल कर देते हैं या उनके भी अप्रूवल में इतना ही टाइम लगता है जैसे कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है? इस पे मैं तो ये सिर्फ बोलूँगा कि हम 90% रिजल्ट है आबाद से कंप्लेंट्स के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे हमारा टेन्योर हो या अभी टेन्योर जो चल रहा है या उससे पहले के टेन्योर हैं, मैं समझता हूँ कि आबाद की कमेटी जो कंप्लेन कमेटी है, उन्होंने हमेशा बेनिफिट जो है वो अलॉटीज को दिया है, वो बिल्डर को कभी बेनिफिट नहीं दिया है उसके अंदर। उन्होंने हमेशा बेनिफिट विदाउट अलॉटीज को दिया है, उनको टाइमली पेमेंटें हुई हैं। हाँ, अगर कुछ मेरे ख्याल से मैं शायद 90% भी आई थिंक कम बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये 98% जो है वो बिल्डर्स भी जो है वो कंप्लेन अगर कोई होती है तो उसको फुलफिल करते हैं, आबाद के प्लेटफॉर्म पे वो आती हैं तो उनको वो टाइमली पेमेंट भी दे देते हैं वापस और उनको फ्लैट्स भी दे देते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ बाकी है तो आप मुझे बताएं, हम उसको टेकअप कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा ये भी बताइए कि जैसे फ्लड सीज़न होता है या बारिशों का सीज़न होता है, उसके अंदर काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर पानी आने लगता है, या ये तमाम चीज़ें जब कंस्ट्रक्शन से बिफोर कंस्ट्रक्शन
क्यों नहीं देखी जाती कि ये एरिया ऐसा है, इसको थोड़ा जो होता है कि अपर सरफेस बनना चाहिए, इतना ज़्यादा इसको डाउन साइड या इसमें जो बेसमेंट के इश्यूज़ हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाद में पूरा पूरा इलाका जो डूब जाता है तो ये तो इसका कोई नतीजा तो होगा, कोई तो सोल्यूशन होगा। अगर आप मतलब वो मिसाल है इसकी एक, हम बहुत करीब बैठे हैं इस पर खालिद बिन वलीद रोड से। राइट। खालिद बिन वलीद का रोड जो है वो 2004 के अंदर आई थिंक बना था पूरा रोड, और उस वक्त इतनी बिल्डिंगें नहीं थी वहाँ पे। अब आज 2018-19 में दोबारा वो रोड बना, उस वक्त भी 1 फुट की लाइन डाली थी, और आज इतनी बिल्डिंगें बनने के बाद भी 1 फुट की लाइन डाली है, और आबाद ने इस पर आवाज़ भी उठाई कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, 1-1 फुट की लाइन डाल रहे हैं इतनी बिल्डिंगें बनने के बाद। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना हमारा काम नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट का काम है। हम बेटरमेंट के चार्जेस के लिए नहीं बोल रही, मैं भी तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ देखिए हमारी हम इस पॉश एरिया में बैठे हुए हैं इस वक्त, आप यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग ऐसी हो जिसके बेसमेंट में पानी भर गया हो, या कहीं पे कोई ऐसी आवाज आई हो कि यार ये बिल्डिंग का प्रॉब्लम आ गया, ये कोलैप्स हो गई। सर, इन्हीं वजूहात की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाई राइज बिल्डिंग्स पर पाबंदी लगाई गई थी, तो अब कोई तो सोल्यूशन होगा ना इसको टैकल डाउन करने के लिए। इस वजह से नहीं लगाई थी पाबंदी, हाई राइज बिल्डिंग्स हाई राइज की पाबंदी जो लगाई थी वो वाटर इशू की वजह से लगाई थी कि पानी जो है वो हमारे पास नहीं है। तो वाटर और सीवरेज बोर्ड से लेकर गया था उस वक्त? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं, आप बात कर रहे हैं बारिश की, आप दो अलग अलग बात हो रही है। ये बारिश नहीं, बात कर रही हूँ सीवरेज की जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए वो बारिशों की वजह से जाती है। देखिए ना, आप मुझे ये बताइए ना कि हम वो सीवरेज जो है वो मैं अपनी बिल्डिंग बना रहा हूँ या आप अपना घर बना रहे हैं, तो सीवरेज की लाइन आप कहाँ कनेक्ट करेंगे? जो गवर्नमेंट की सीवरेज लाइन उसमें करेंगे आप। अब वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, उसको अगर वो आबादी बढ़ रही है तो उसको बड़ी करे लाइन को, ताकि प्रॉपर तरीके से हो, नाले साफ हो। यहाँ पे नाले भरे हुए हैं सारे। इतने एक प्रॉपर आबादी के अंदर, इतनी पॉपुलेशन वाले एरिया के अंदर दोबारा कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन होना या फिर ये लाइंस दोबारा डलना कितना मुश्किलात को जनरेट कर देगा। दोबारा फिर रोड्स और दोबारा सारी चीज़ें जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब कुछ। क्या है, शहीद मिलत का इतना बड़ा रोड था, चलता हुआ रोड, उस पर अंडरपासेस बने माशाल्लाह फर्स्ट क्लास तरीके से, काम नहीं हुआ क्या इसके अंदर? रोड तो देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ाता, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आदमी इम्प्रूव करता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आजकल। डेंस पॉपुलेशन में क्यों आप पॉइंट आउट कर रहे हैं? इससे आगे पीछे या दूर दराज इलाकों में क्यों नहीं मेन? आप मुझे बताएं ना, आप देखें सुरजानी टाउन है, सुरजानी के अंदर इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन आप जो रोड का हाल देखें। I am here for solution. You are here to answer my questions. मैं सॉल्यूशन देखिए, आप मुझसे सॉल्यूशन तो देखिए वो सिंध में हम एक सिंध गवर्नमेंट को, आप हमसे आबाद क्या कर सकती है, बिल्डर क्या कर सकता है उसके अंदर? बिल्डर आवाज रेस कर सकता है, आवाज रेस करिए, हमेशा आवाज रेस करिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंगें गिरी हैं, बिल्डिंगें अब गिरना शुरू हुई हैं। आबाद पिछले 3 साल से लेटर्स लिख रहा है तमाम, तो उस पे क्यों सुनवाई नहीं हुई? आई डोंट नो, हम तो खुद परेशान हैं। हमने तो हर जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजा, आर्मी चीफ्स को भेजा, हमने सिंध गवर्नमेंट को, हमने हर जगह लेटर्स भेजे हैं, और एक एक लेटर नहीं भेजे हैं, उन तमाम लेटर्स के हवाले देकर उनके तमाम लेटर्स के हमने। सर, ऐसा अगर कुछ होता तो ज़रूर सुनवाई होती कि अगर अब की गवर्नमेंट्स भी चेंज होती रहती हैं, डिफरेंट जो है वो इलेक्शंस के बाद अगर आपने पहले भेजा हो और उसके बाद अब हो, तो आने वाले दौर में मुश्किलात हो जाती हैं सुनना, तो टाइमली सोल्यूशन निकालना ज़रूरी होता है। देखिए मैम, सोल्यूशन अगर आबाद को एम्पावर कर दिया जाए इस चीज़ के अंदर, तो आबाद सोल्यूशन कर देगी। चलिए टॉपिक ऑफ द डे पे आते हैं, और इसके ऊपर भी मजीद बात होनी चाहिए और होती रहेगी आने वाले दिनों में भी। टॉपिक ऑफ द डे हमारा कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर था। कंस्ट्रक्शन पैकेज को आप कह रहे हैं कि और डुएबल होना चाहिए था, या आगे आने वाले दिनों में इसके जो एक्सटेंशन है और करनी चाहिए, उससे क्या नताइज आएंगे अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं आएगा? यानी अभी उसका टाइम दिसंबर तक है, तो दिसंबर तक आप लोगों को कितना टाइम आप चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो जाए? फॉर 6 months, 3 months? नहीं, मेरे को लगता है ज़्यादा होना चाहिए टाइम। देखिए इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है ना, हमेशा अच्छी चीज़ की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि जो अगर अच्छा काम हुआ है उसके लिए भी कभी सिंध गवर्नमेंट ने भी इस पैकेज को बड़ी पॉजिटिवली लिया। उन्होंने SBCs ने बहुत रात दिन काम करके उन्होंने एक वन विंडो बनाया इसके लिए कि ये पैकेज किसी भी तरीके से जो है वो आवाम तक उसका जो इंसेंटिव है वो आवाम तक पहुंचे, मतलब लोगों को इसका वो मिले। लोग क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो रोज़गार मिलेगा लोगों को। आज कोविड की वजह से तकरीबन 2-2.5 लाख आदमी UAE और सऊदीया से वापस आ रहे हैं, तो उनको रोज़गार मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो दुनिया के अंदर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कंस्ट्रक्शन को हमेशा इनकरेज किया जाता है, हर दुनिया में। हर दुबई ले लें, UAE ले लें, सिंगापुर ले लें, कहीं पे भी ले लें। हमारे यहाँ पे हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, अभी अब आया, देर आए दुरुस्त आए काम। लेकिन
दूसरे इदारे जो हैं, जिस तरह के सिंध जो बिल्डिंग कंट्रोल से रिलेटेड हैं, उनको वन लिंक पे आना पड़ेगा, तब ही ये पॉजिटिव वे में हमको उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। वरना इसका हम नहीं उठा सकेंगे। देखें, कराची में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची में होती है। इस्लामाबाद है, लाहौर है, LDA ने या CDA ने, उन लोगों ने उसको फ़ौरन वन विंडो पे डाल दिया। वो 1 महीने में अप्रूवल्स दे रहे हैं। तमाम जो उनके NOCs हैं उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो यहाँ क्या लूप होल है, आप क्या यहाँ पे समझते हैं? लूप होल ये कि यहाँ पे एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ पे KDA भी है, यहाँ पे LDA भी है, यहाँ पे रेवेन्यू बोर्ड भी है, यहाँ पे CDA कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं, यहाँ पे दूसरे जो MDA भी है, यहाँ पे फिर सोसाइटीज़ के अपने एरिया हैं उन लोगों के। तो वो हर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम मतलब इदारे बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे CDA से डिपार्टमेंट, इतने भी डिपार्टमेंट्स हैं कि जिसके लिए हम लोगों को हर जगह पे, मैं एक अपना प्रोजेक्ट लेके अगर आता हूँ तो मुझे 18 NOCs की रिक्वायरमेंट होती है। उसको ख़त्म कटल करके सिंध गवर्नमेंट ने भी उसके अंदर अच्छा किया। उन्होंने यूटिलिटीज़ की NOCs ख़त्म कर दी, उन्होंने प्रेजेंटेशन का वो एक ख़त्म कर दिया। अब आर्किटेक्चरल अप्रूवल एक डायरेक्ट आपको मिलेगी। लेकिन ये सब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली LDA को भी करना पड़ेगा, MDA को भी करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्डिंग वहाँ से आती है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपने बताया 18 NOCs लेनी पड़ती हैं, तो कोई एक NOC हो और वही फुल एंड फाइनल हो? वही कर दिया है। अब काफ़ी कर्टल हो गई हैं NOCs। सिर्फ एक सिविल एविएशन का भी मेरे ख्याल से वो भी आ गया है, वो भी अब ज़रूरत नहीं है सिविल एविएशन की भी NOCs लेने की। और काफ़ी चीज़ों के अंदर NOCs का ख़त्म हो गया, लेकिन फॉरवर्डिंग्स का मसला आ रहा है। सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ फॉरवर्डिंग का है। जो हमारी MDA से या LDA से, रेवेन्यू बोर्ड से फॉरवर्डिंग्स जो होती हैं वो प्रॉपर वे में नहीं हो रही हैं। वन लिंक होना चाहिए कि अगर मुझे एक ही जगह पे बैठे हुए फीस भी भरनी है ना मुझे, तो अपने घर से बैठ के मैं LDA की भी फीस भर सकूं, KDA की भी भर सकूं। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इक्विटीज़ की बात करें तो इक्विटीज़ में भी पहले काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस को लाइसेंसेस के लिए लाइन लगाना पड़ती थी या डिफरेंट लाइसेंसेस लेना पड़ते थे डिफरेंट सहूलियात के लिए, लेकिन अब उनको एक ही लाइसेंस के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो मैसर होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो रियल इस्टेट है वो डिफरेंट बिजनेस है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। कंस्ट्रक्शन का अलग अगर है तो सीवेज का अलग है, प्रॉपर वाटर का अलग है, तो ये तमाम चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। और NOCs को अगर आसान बना दिया जाए, 18 नहीं तो एटलीस्ट 4 या 5 में काम हो जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर हमने देखा। कमोडिटीज़ की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,17,531 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,0871 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $1916.15, ऑयल WTI पर बैरल $40.80, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $42.99। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 191 रुपीज़, सेलिंग वॉज 194, यूके पाउंड बाइंग रही 210 रुपीज़, सेलिंग वॉज 214, US डॉलर बाइंग रही 163.60, सेलिंग वॉज 164.30, चाइनीज यॉन बाइंग एट 24.05, सेलिंग वॉज 24.20, सऊदी रियाल बाइंग एट 43.20, सेलिंग वॉज 43.70, UAE दिरहम बाइंग एट 44.30, सेलिंग वॉज 44.85, कुवैती दिनार लास्टली बाइंग रही 507 रुपीज़, सेलिंग वॉज 509.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं ओवरऑल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक एक रेंज बाउंड सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। इट मींस के ओवरऑल जो हमारी मार्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो आने के चांसेस अभी दूर तक हैं, लेकिन यहाँ के एक अलग ऑयल मार्केटिंग का डिफरेंट जो है वो इनिशिएटिव्स होंगे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे एक रेंज बाउंड सिचुएशन इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि कोविड के बाद अगर हम बात करें ओवरऑल वर्ल्ड इज़ ओपनिंग अप, लेकिन जो कंट्रीज़ हैं उनमें अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं और अभी भी कोविड का जो एक फियर है या एक अफ्रेड सिचुएशन है वो अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस फुल फ्लेज जो है वो वर्कआउट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसके साथ साथ ओवरऑल गोल्ड प्राइस की बात करें तो वहाँ भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखती है और एक फ्लक्चुएशन माइनरली दिखाई देती है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन है तो हमारी मार्केट पर इसका अपडेट जो है वो डेली बेसिस पे आता है और डेली बेसिस पे माइनर इजाफा या माइनर कमी नज़र आती है। तो 1,16,000 और 17,000 के अराउंड पर तोला प्राइस दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें
तो आज के दिन वीक का लास्ट डे है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लोजर हुआ है। हम उम्मीद करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ मंडे से अलग पॉजिटिव एक्सुबरेंस दिखाई देगी और वही एक्सुबरेंस मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स की जानिब से भी दिखाई देगी। और वो स्क्रिप्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं डेली बेसिस पे लाइमलाइट में, विच इज हैस्कॉल, यूनिटी, टीआरजी, तो इन्हीं बेसिस पे जो है वो अगर डे ट्रेडर हैं तो वो उनका काम है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ब्लू चिप में इन्वेस्ट करें और वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को फोकस रखें। उससे ये होगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में उनको रिटर्न्स या डिविडेंड की सूरत में दिखाई दे सकते हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।